नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के आज के एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। थंबनेल देखकर जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, आज हम लोग इंग्लिश का जो हमारा 30 डेज़ चैलेंज है, उसका फर्स्ट वीडियो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए। और आपको जैसा कि पता ही है, सबसे पहले आधार से शुरुआत की जाती है, नींव मजबूत करनी पड़ती है। तो इसीलिए आज हम लोग जो अंग्रेजी है, उसके अंदर बेसिक शुरुआत कैसे कर सकते हैं, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्बें, ऑब्जेक्ट इनको समझना ज़रूरी है। तो आज का कॉन्सेप्ट है वो इन बेसिक चीज़ों के ऊपर रहने वाला है और हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स हो जिनको ये चीज़ें पता हो, लेकिन बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी क्योंकि जिनको नहीं आता है उनके लिए ऐसा थोड़ी है कि वो चीज़ें पीछे छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन 30 दिन के चैलेंज के बाद में अगर आप 30 वीडियोज़ पूरे लाइन वाइज़ देखते हो, तो ज़रूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है या फिर आप उसको अगर हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो, तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होने वाले हैं। इस बात की मैं आपकी गारंटी ले सकता हूँ। ग्रामर के अदर जो टॉपिक्स हैं, अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है, तो लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अच्छे से एग्ज़ाम्पल्स की प्रैक्टिस करवाते हैं, समझाए गए हैं, वीडियोज़ वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और जो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है, उसको भी आप लोग यहाँ से जॉइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हमें सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को समझते हुए उनके जो फॉर्मूला होते हैं, जो उनके पैटर्न होते हैं, सूत्र होते हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की, वर्बों की, ऑब्जेक्ट की जगह कहाँ पर होती है, उनको समझेंगे और फिर उनके बाद में उनको थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि भई सब्जेक्ट होता क्या है, पता कैसे लगाते हैं। तो थोड़ा-सा आप लोग बोर्ड के ऊपर यहाँ पर ध्यान देंगे। सेंटेंस आपके 3 प्रकार के बनते हैं मुख्य रूप से, लेकिन एक चौथा प्रकार भी बन जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, जब किसी सेंटेंस के अंदर हम लोग नॉर्मल बात कह रहे हों, सकारात्मक बात हो, सकारात्मक का मतलब हुआ कि ना तो उसके अंदर प्रश्न पूछा जाएगा और ना ही किसी प्रकार का नकारात्मक भाव होगा। नकारात्मक भाव से मेरा मतलब है ना, नहीं, ऐसे शब्द नहीं बोले जाएँगे। तो वो सेंटेंस अपने आप कौन-सा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ओके? तो जब भी आपके इंग्लिश में सेंटेंस पॉजिटिव लिखा हुआ हो, तो उसके अंदर सबसे पहले आप लोग लिखोगे सब्जेक्ट, फिर लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखोगे आगे आप लोग मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। ये आपका पैटर्न बनने वाला है। अब सब्जेक्ट होता क्या है, तो मौखिकली मैं आपको बता दूं, सेंटेंस के अंदर कोई भी काम को करने वाला व्यक्ति ही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम गाड़ी चला रहा है, तो इसके अंदर काम करने वाला व्यक्ति कौन हो गया? राम। तो राम आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आई बात समझ में? अब इसके अंदर जो 2 टॉपिक और बच जाते हैं आगे, इसके अंदर आगे आती है आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये एक तरीके से वर्ब के आपके 2 भाग होते हैं। मेन वर्ब का काम होता है वाक्य के अंदर काम क्या हो रहा है, उस मेन सेंस को बताना कि भई खेलने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, लिखने का काम क्या हो रहा है, मैं बोलने का काम कर रहा हूँ। तो मान लो जो मेरे लिए जो इंग्लिश में वर्ड बोला जाएगा वो मेरी मेन वर्ब हो जाएगी। ओके? कोई खेल रहा है तो उसके लिए जो इंग्लिश में शब्द बोला जाएगा वो उसकी मेन वर्ब हो जाएगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पर प्ले, तो वो मेन वर्ब हो गई। अब समझ में आ गया कि भई काम करने वाला सब्जेक्ट हो जाएगा और जो काम किया जाएगा वो आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। अब रही बात ये हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर क्या है? हेल्पिंग वर्ब वो चीज़ होती है जो मेन वर्ब की सहायता करती है। अब मेन वर्ब की सहायता कैसे करती है? तो जो काम आपके हो रहा है ना, वो कौन से काल में हो रहा है? तो एक बात ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब आपके हमेशा समय को दर्शाने का काम करती है। क्या काम करती है हेल्पिंग वर्ब? समय को दर्शाने का काम करती है। ओके? कि भई जो मेन वर्ब काम बता रही है ना ये काम हो रहा है, वो काम कौन से समय में हो रहा है, किस प्रकार से किया जा रहा है, टाइम को एक्सप्लेन करेगी हेल्पिंग वर्ब। अभी आगे समझाने वाला हूँ मैं इस चीज़ को डीपली। फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट को आप लोग इस प्रकार से समझिए, जो सब्जेक्ट काम करने वाला होता है और जो काम किया जाता है, जो वर्ब होती है, उनको मिलाकर आप लोग जब भी सवाल पूछते हो और जो जवाब मिलता है, वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। कैसे? बात समझ नहीं है तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। जैसे मैं बोलूँ राम अंग्रेजी पढ़ रहा है, राम अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो यहाँ पर राम के द्वारा पढ़ने का काम जिस विषय वस्तु के ऊपर किया जा रहा है, सामने चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वही आपका कर्म है, वही आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो मैं बस चला रहा हूँ, तो चलाने का जो काम किया जा रहा है ना, उसके सामने आपकी चीज़ क्या है, किस चीज़ के साथ में आप संबंधित हो। तो आप तो काम कर रहे हो, सब्जेक्ट हो गए। काम आपके मान लो गाड़ी चलाने का किया जा रहा है, तो सामने जो चीज़ हो गई वही आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
तो अदर में अंदर क्या आ जाएगा, जो पीछे बचे हुए जो सेंटेंस के अंदर जो शब्द होंगे वो हम लोग वाक्य के लास्ट में लिख देंगे, उन्हीं को हम लोग अदर बोलते हैं। आई होप आपकी ये चीजें है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इनके सूत्र हैं वो थोड़े अलग अलग बनते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस एकदम सेम टू सेम होते हैं, लेकिन नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक वाक्य के अंदर आपको ना, नहीं ऐसे शब्दों का उच्चारण देखने को मिल जाता है, और उनको एक्सप्लेन करने के लिए कोई तो शब्द बीच में लिखना पड़ेगा, और वही शब्द इसलिए हम लोग यहाँ पर बीच में नोट का यूज कर देते हैं। किसका यूज कर देते हैं? नोट से सेंटेंस है वो नकारात्मक बन जाता है। राम पढ़ता है, राम पढ़ रहा है, सकारात्मक वाक्य है। राम नहीं पढ़ रहा है, एक नहीं शब्द तो और जोड़ा आपने, और कुछ चेंज नहीं किया, तो एक शब्द के लिए आप सिर्फ और सिर्फ नोट लिख दोगे, आपका सेंटेंस का अर्थ है वो अपने आप ही नकारात्मक में बदल जाएगा। आगे बात समझ में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, बेसिक से लेकर चल रहे हैं, हो सकता है आपको ये चीजें क्लियर हो रखी हो, लेकिन रिपीट कर लीजिए, या फिर जिनको नहीं आती है ना वो गौर से समझ लीजिए, क्योंकि इसके बिना अंग्रेजी को समझना असंभव है, नामुमकिन है। अगर आपको ये चीजें नहीं आती है तो आप चाहे कुछ भी कर लो, अंग्रेजी नहीं सीख सकते हो। तो इसी वजह से बेसिक मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है WH वर्ड। क्या आ जाता है? WH वर्ड आ जाता है। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक वाक्य के लास्ट में आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर देखने को मिल जाते हैं। ओके, सबसे पहले क्या आ जाएगा? WH वर्ड। उसके बाद में आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और फिर आपका सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। यहाँ पर WH वर्ड्स क्या होते हैं? जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। क्या, कौन, कहाँ, कब, ये आपके WH वर्ड होते हैं। जैसे व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, ये सारे के सारे WH वर्ड्स हैं। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर जो WH वर्ड है वो लिखा जाएगा, फिर आ जाएगी आपके हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह आपस में बदल दी गई है। ठीक है, इनके अंदर सब्जेक्ट आगे था, हेल्पिंग वर्ब पीछे थी। इनके अंदर क्या हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई है, सब्जेक्ट पीछे चला गया है। बाकी पोर्शन जो है ना वो वैसा का वैसा ही है, बाकी चीजें सेम ही है, कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है। अब इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा बीच में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के, एक वो जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, एक वो जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। जिसे मैं दो प्रश्न बोलता हूं आपके सामने, क्या राम पढ़ता है? आप बोलोगे हाँ, नहीं। जब मुझे इसका जवाब हाँ या ना में मिल जाता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरा यहीं से शुरू हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से ही सूत्र बन जाएगा। लेकिन मैं बोलूं राम क्या पढ़ता है, तो मुझे बोलना पड़ेगा व्हाट राम क्या पढ़ रहा है, व्हाट इज राम रीडिंग। तो उस समय मुझे व्हाट का यूज करना पड़ेगा आगे। लेकिन मैं बोलूँ क्या राम पढ़ रहा है, इज राम रीडिंग, तो उस समय मैं आपके हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हुए यहीं से सेंटेंस बनाना शुरू कर दूंगा। तो अगर हेल्पिंग वर्ब वाला है तो यहाँ से शुरू कर देना, और अगर वाक्य का जवाब आपको हाँ या ना में नहीं मिल रहा है तो आगे आपको फिर WH वर्ड है वो यूज करना पड़ेगा। इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब कई बार क्या होता है, प्रश्न पूछते हुए भी हम लोग बीच में नकारात्मक भाव देना चाहते हैं। कैसे? तो जैसे सुनिए मेरी बात, क्या राम नहीं पढ़ रहा है, या फिर राम क्यों नहीं पढ़ रहा है। प्रश्न भी पूछ रहे हैं और बीच में नहीं भी बोल रहे हैं, ऐसे सेंटेंस को इस प्रकार से बनाते हैं। क्यों के लिए यहाँ पर लिख देंगे वाई, फिर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और ये जो इंट्रोगेटिव में नोट है वो हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लगेगा, ध्यान रख लेना इस बात का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नोट का प्रयोग करना है तो वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में किया जाएगा, फिर आपकी मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर पीछे आने वाले हैं। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर जो खाली जगह छूटी हुई है हेल्पिंग वर्ब में, मेन वर्ब में, ये हेल्पिंग वर्ब में, मेन वर्ब में, तो इनमें ये लिखना क्या है? हमें सेंटेंस की पहचान करनी है। सबसे पहले तो सेंटेंस मान लो कौन से टेंस का है, टेंस का पता लगा लिया तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में, मेन वर्ब में भर दो, और जैसा सेंटेंस बोला जा रहा है उसके अनुसार सेंटेंस तैयार करते जाओ। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बोलूं कि राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो ये मेरा सेंटेंस कौन सा है आप लोग मुझे बताओ। सबसे पहले तो यहां पर मैं थोड़ा सा लिखना चाहूंगा, एक मिनट। सबसे पहले हम लोग इन हेल्पिंग वर्ब्स को थोड़ा समझ लेते हैं। टेंस पूरे होते हैं 12। कितने टेंस होते हैं? 12 होते हैं। एग्जांपल अभी मैं थोड़ा बाद में दे दूंगा, पहले इनको थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूं कि जब भी वर्तमान काल की बात हो तब आप लोग इस लाइन के अंदर रहने वाले हो, मतलब इन हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स का प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। बात अगर भूतकाल की है तो हम लोग फिर इस पास्ट की इन वर्ब्स का यूज करने वाले हैं। आ रही है बात समझ में? और जब बात भविष्य काल की है तो हम लोग इस लाइन का यूज करने वाले हैं। अब ये तो बात हुई कि भाई वर्तमान काल के लिए तो आप हम सर ये लिख देंगे वर्तमान काल।
भूतकाल के लिए हम लोग ये लिख देंगे और भविष्य काल के लिए हम लोग ये लिख देंगे। ये लाइन हमने याद कर ली है। तो फिर ये क्या है? ये लाइन क्यों लिखी है आपने? तो ये लाइन आपके समय को दर्शाने के लिए है। जैसे मैं बोल दूं कि वर्तमान काल में कोई सामान्य घटना हुई है अभी-अभी, जैसे आदत का भाव बता दिया मैंने सामान्य घटना कि भई वह मंदिर जाता है, वह हमेशा मंदिर जाता है। तो जहाँ पर ऐसे बात बोली जाएगी ना, नॉर्मल सी बात हो, तो वहाँ पर आप लोग इस सिंपल टेंस का यूज़ करने वाले हो। लेकिन मैं बोल दूं कि राम मंदिर जाता है, ऐसा सेंटेंस ना बोलकर मैं बोल दूं राम मंदिर जा रहा है, राम के मंदिर जाने का काम जारी है, वो मंदिर जा रहा है। तो उस कंडीशन में फिर मैं कंटिन्यूस टेंस का यूज करने वाला हूं। किसका यूज करने वाला हूं? कंटिन्यूस टेंस का यूज करने वाला हूं, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में काम हमेशा जारी ही रहता है। फिर आ जाता है आपका परफेक्ट। परफेक्ट इस ऐसे समय को दर्शाता है जिनमें काम पूरा हो जाता है। परफेक्ट कैसे समय को दर्शाता है? जिसमें काम आपके पूरा हो जाता है। और परफेक्ट कंटिन्यूस दर्शाता है जिसके अंदर काम जारी तो रहता है लेकिन साथ में समय भी बता दिया जाता है। कैसे? अगर इसका एग्जाम्पल है कंटिन्यूस टेंस का, तो एग्जाम्पल होगा राम मंदिर जा रहा है। लेकिन अगर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है तो मैं बोलूंगा जैसे अमित 2 घंटे से खेल रहा है। अमित खेल रहा है, कंटिन्यूस टेंस। अमित 2 घंटे से खेल रहा है, तो फिर वहां पर आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होने वाला है। ये तो हो गई टेंस की बात। और टेंस के अलग अलग रूपों के अनुसार हम यहाँ पर उनकी हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में आपको हर जगह पर अलग अलग देखने को मिल रही होगी। ऊपर वाली लाइन में हेल्पिंग वर्ब में लिखी हुई है और फिर नीचे वाली लाइन में आपके मेन वर्ब में लिखी हुई है। जहां पर कंटिन्यूस नाम आता है ना, वहां पर हमेशा मेन वर्ब की चौथी फॉर्म ही होती है। कंटिन्यूस नाम आया, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब आईएनजी वाली फॉर्म को ही वर्ब की चौथी फॉर्म बोलते हैं। तो सब जगह वर्ब की चौथी फॉर्म यूज हुई है। यहाँ पर कंटिन्यूस नाम आया तो फिर से आपके वर्ब की चौथी फॉर्म ही यूज हुई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको कि वर्ब की चौथी फॉर्म भी बोलते हैं। तो मेन वर्ब तो इस प्रकार से याद कर ली। फिर ये परफेक्ट टेंस, इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिक्स है। कंटिन्यूस वालों में वर्ब की चौथी फॉर्म, परफेक्ट वाले में वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद हो गई? अब सिंपल के अंदर जो प्रेजेंट वाला और फ्यूचर वाला सिंपल है उनमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी और उसके साथ में एस आई एस। जो पास्ट वाला सिंपल है उसके अंदर लग जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। पूरे के पूरे 12 टेंसों की मेन वर्ब तो ऐसे ही याद कर लिया आप लोगों ने। अब मैं आपको थोड़ा सा देता हूं एक एग्जांपल और उसके अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इन सूत्रों के साथ में और इन हेल्पिंग वर्ब्स का पता अगर आपको है, इनकी पहचाने आपको पता है, तो हम लोग हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। बहुत आसान है। अभी देखिए यहीं पर एग्जांपल लिख देता हूं, रफ नहीं करेंगे क्योंकि ये चीजें हमारे साथ में काम आने वाली है। जैसे मेरा एग्जांपल में एकदम इजी एग्जांपल लूं कि हम यह फिल्म देख चुके हैं। हम यह फिल्म देख चुके हैं। आपको बोल दिया जाए इस सेंटेंस का मुझे आप बना के बताओ इंग्लिश में। अब आपको अंग्रेजी आती नहीं है, इसीलिए तो ये 30 दिन के ये आपके लिए वीडियोस लेकर आया हूं मैं। तो पहले ही वीडियोस में हम हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं, तो सोचिए जब तक 30वें दिन तक पहुंचेंगे तब क्या होने वाला है। तो वीडियो के साथ में बने रहिएगा। जो 30 वीडियोस आने वाले हैं बहुत ही ज्यादा, आप पहले वीडियो में समझ रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट कितनी ज्यादा गहराई से समझते हुए हमने हिंदी से इंग्लिश बनाने तक तैयार हो गए हैं। तो सोचिए जब आप लोग 30वें वीडियो तक जाओगे तब आपका जो इंग्लिश का लेवल है वो क्या होने वाला है। अगर वीडियोस पूरा देखते हो, कॉन्सेप्ट के साथ में बने रहते हो, तो ही ये चीज समझ में आने वाली है। यहाँ पर आ गए, करियो एक दो कमेंट और बह गया पाचा, तो फिर की समझ में कौन आवेलो। बात समझा कौन समझा? सर ने राजगढ़ में से कमेंट कर एक गया पाचा नहीं, आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना है। समझा कौन समझा? 30 दिन की वीडियोस देखिए और उसके बाद में स्वयं का मूल्यांकन कीजिए कि आपने अंग्रेजी में कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा। बिल्कुल सीखोगे। यहाँ पर पहले ही वीडियोस में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। यहाँ पर अब हम लोग इसका बनाने वाले हैं इंग्लिश। तो मैं आपको बता दूं, हम यह फिल्म देख चुके हैं, इसको आपको इंग्लिश बनाना है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। काम पूरा हो चुका है ना, मैंने बोला काम पूरा होगा, वहां पर आप लोग परफेक्ट टेंस के अंदर रहने वाले हो। देख चुके हैं वर्तमान काल की बात है, और वर्तमान काल के अंदर काम पूरा हो चुका है तो हम लोग रहेंगे हैज या हैव के साथ में। ओके,
इस चीज का पता लगा लिया। वर्तमान काल में पूरा हो चुका है, तो हम लोग इस टेंस के साथ में इस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का यूज करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले क्या लिखे हैं? अरे भाई ये सूत्र क्यों लिखा है? नहीं बताओ मुझे, लिखा ही क्यों है सूत्र? सूत्र इसीलिए लिखा है ताकि आप लोग हिंदी से इंग्लिश को सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सको। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? काम को करने वाला ही तो सब्जेक्ट होता है। तो मैं सबसे पहले हम को लिख दूंगा वी। क्या लिख दूंगा? वी लिख दूंगा। फिर ये क्या बोल रहे हैं? मैजिक। नहीं, ये मैजिक नहीं बोल रहे हैं, मैजिक होने वाला है अभी, सेंटेंस अपने आप ही इंग्लिश बनने वाले हैं, आपको कुछ करना ही तो नहीं है। ये बोल रहे हैं आप हेल्पिंग वर्ब लो। हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव। मैं बता दूं, जब बहुवचन नाम आए तब हैव लगेगा, एक वचन नाम आए तो हैज लगेगा। बहुवचन नाम आया हुआ है, हम ज्यादा जने हैं, तो इसकी वजह से आगे लग जाएगा हैव। क्या लग जाएगा? हैव। समझ में आ गई बात? वी हैव, फिर बोल रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। तो देखना, वी हैव, अब देख चुके हैं, उसके लिए क्या बोलेंगे? वी हैव सीन। वी हैव सीन, हम देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? यह फिल्म। वी हैव सीन दिस मूवी। वी हैव सीन दिस मूवी, हम ये फिल्म है वो देख चुके हैं। सेंटेंस आपका इस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश बन गया है। ये फिल्म है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया है, और यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में, और मेन वर्ब का प्रयोग करते हुए हमने इस प्रकार से सेंटेंस को चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसके अंदर और कुछ डीपली नई चीजें लेकर आने वाला हूं। तो 29 वीडियो जो बचे हुए हैं उसके लिए आप लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं गारंटी लेकर आया हूँ। गारंटी लेकर ही आया हूँ, यही समझ लो कि इंग्लिश आपकी मतलब छोड़ने ही नहीं वाला हूँ, क्लियर करवा कर ही रहूंगा अगर आपने 30 वीडियोस पूरे देखे हैं तो जल्दी हाजिर होंगे आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ में। आई होप आपका जो बेसिक अगर तैयार नहीं था, तो आज के इस वीडियो को देखने से आपको जरूर कुछ नई चीजें समझ में आई होगी। तो जरूर जल्दी दूसरी वीडियो तैयार हो जाए, और इंग्लिश का जगह 29 का 29 वीडियो है, बथान सगलान जरूर देखना है। और अगर चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करी हो अभी तक, तो जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा धीरे बढ़ रही है। और वीडियो पर आओ, कमेंट करके जाओ, नहीं, ये हरकत नहीं करनी है। वीडियो को यहाँ पर ठहर कर पूरा जरूर देखिए, कॉन्सेप्ट है, अगर आप पूरा देखते हो तो जरूर कुछ नया सीख कर जाते हो हमेशा। तो जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।